नमस्कार, एफएम न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ नेहा वालिया। रुक करेंगे देश और दुनिया की तमाम उन अहम खबरों का जिनका सीधा है आपसे सरोकार। सबसे पहले बात करेंगे दिल्ली की। दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल ने राजधानी के सीमापुर इलाके के एक घर की तलाशी ली है, जहां एक संदिग्ध बैग मिला है। माना जा रहा है कि इसमें आईईडी हो सकता है और अभी जो जानकारी मिल पा रही है, इस बैग से आईईडी बरामद हुआ है। ऐसे में सभी अधिकारी मौके पर पहुंच चुके हैं। एनएसडी को भी बुलाया गया है। जानकारी के मुताबिक स्पेशल सेल ने जिस घर की तलाशी ली, संदिग्ध बैग वहां पर मिला, सील पैक सामान उसमें था। बताया जा रहा है कि जिस कमरे से बैग मिला है उसमें 3 से 4 लड़के किराए पर रह रहे हैं जो फिलहाल फरार हैं। और इससे पहले हाल ही में दिल्ली के गाजीपुर फूल मंडी के गेट नंबर 1 के बाहर आईडी बम मिला था, जिसे निष्क्रिय कर दिया गया। वैसे में बताया गया है कि दिल्ली में एक बड़े धमाके की साजिश रची गई थी। बाकायदा पूरे इलाके की रेकी हुई थी और हर इनपुट इकट्ठा करने के बाद इस हमले को अंजाम देने की तैयारी थी। और इस घटना की बात करें तो दिल्ली पुलिस को 14 जनवरी सुबह 10:20 पर एक पीसीआर कॉल मिली थी। बताया गया था कि गाजीपुर इलाके में एक संदिग्ध बैग है जिसमें बम है। और इसी पर ज्यादा अपडेट के साथ और पूरी जानकारी के लिए पूर्व डीसीपी दिल्ली पुलिस से IN राव साहब है हमारे साथ। LN राव साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका एफएम न्यूज में। जी नमस्कार। राव साहब, एक और संदिग्ध बैग बरामद हुआ है और इससे ये तो तय हो जाता है कि एक बड़ी साजिश रचने की कोशिश दिल्ली में की जा रही है, क्योंकि गाजीपुर में भी पहले इस तरह का एक संदिग्ध बैग बरामद किया जा चुका है। जी हाँ, ये बिल्कुल सही है, क्योंकि इतनी इंतराल पर जल्दी ये ऐसे संदिग्ध बैग जिसमें एक्सप्लोसिव होने की सूचनाएं हैं, जैसे गाजीपुर वाले में भी एक्सप्लोसिव था, और मैं समझता हूँ टाइमली रहते हुए अगर ये डिटेक्ट कर देता है तो ये हमारा कोई बड़ी जो घटना होने से बचाया जा सकता है। मैं धन्यवाद देता हूँ दिल्ली की पब्लिक को कि वो इतने अलर्ट है और पुलिस ऑफिसर्स भी अलर्ट हैं, ताकि ऐसे जो बड़े इंसिडेंट होने से बचाए जा रहे हैं, प्रिवेंशन का काम अच्छा हो रहा है। और अगर ये ऐसे ही चलता रहा तो अब देखने वाली बात है कि ये जो बैग मिला ये किसका है, कैसा है, कहां से आया, क्या कोई सीसीटीवी फुटेज है। ये सब इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है और इन्वेस्टिगेशन में ये पता लगेगा कि ये असल में कौन सा इसमें एक्सप्लोसिव मटेरियल क्या है, ये सब चीजें हैं। और फिर कोई इसमें पता करने की कोशिश भी की जाएगी। मैं समझता हूँ कि जो गाजीपुर में जो इंसिडेंट हुआ था उसका अभी तक क्या अपडेट है वो आपको ज्यादा जानकारी होगी, अफसर को ज्यादा जानकारी होगी। उसमें अभी तक कोई आदमी पकड़ा या नहीं गया है। अगर ये उसी से लिंक है तो हो सकता है कोई ऐसा गिरोह काम कर रहा है दिल्ली में जो कोई न कोई कोशिश कर रहा है कि इस प्रकार की कोई घटना को अंजाम दिया जाए। इनका पकड़ना बहुत जरूरी है। अगर नहीं पुलिस पकड़ पा रही है तो इसको कोशिश करके जल्दी से जल्दी इसको स्पेशल सेल के द्वारा इन केसेस की जानकारी हासिल की जाए, इन्वेस्टिगेशन की जाए और जो गुनाहगार है जो ये काम करने की नीयत रख रहे हैं उनको जल्दी जल्दी पकड़ा जाए। जांच तो हालांकि से की जा रही है, जैसा कि आपने भी बताया। अधिकारियों का कहना है कि ओल्ड सीमापुरी के सुनारो वाली गली में ये में जो घर था वहां पर ये पाया गया है। काफी घर भी खाली करा लिए गए हैं। हालांकि बैग के अंदर क्या सामान है वो अभी तक पता नहीं चल पाया है और इसके बारे में जैसे ही पता चलेगा तो सभी के सामने होगा। लेकिन जिस तरह से एक के बाद एक इस तरह की वारदात सामने आ रही है, इस तरह के संदिग्ध बैग का बरामद होना, क्या आपको लगता है सोची समझी साजिश के पीछे कौन लोग हैं? देखिए, वास्तव में जैसा अभी कह रहे हो कि अभी पता नहीं चला इसमें क्या मटेरियल है। अगर इसमें एक्सप्लोसिव है या कोई बम बनाने का सामान इसमें है तो डेफिनेटली एक कोई सोची समझिश का पार्ट चल रहा है ये, जो कि कई बार ये इस प्रकार से संदिग्ध बैग मिल रहे हैं जिसमें एक्सप्लोसिव मिलता है। तो डेफिनेटली ये साजिश है कोई, और इसको साजिश का पर्दाफाश होना बहुत जरूरी है। लेकिन अभी जब तक कि ये पता ना चले क्या है, और उससे फिर ये कनेक्शन भी होगा कि इस बैग में जो मटेरियल मिला है अगर इसमें एक्सप्लोसिव मिलता है तो इस बैग वाला मटेरियल और जो गाजीपुर में मटेरियल में था क्या दोनों एक ही हैं? अगर ये दोनों एक ही जैसे मटेरियल है या कोई इनमें सिमिलरिटीज है या समानता पाई जाती है तो हम ये बड़ा सेफली कह सकते हैं कि एक ही गिरोह है जो इन सब दोनों केसों में इन्वॉल्व है। और इसके अलावा भी पहले कहीं से दिल्ली में और भी कहीं से बम मिला था, तो वो सब चीजों की इन्वेस्टिगेशन को लिंक करने के बाद में दिल्ली पुलिस अपनी तफ्तीश में ये जानकारी जुटाने की कोशिश करेगी। ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस बातचीत के लिए। तो आपको बता दें कि संदिग्ध बैग बरामद हुआ है। तस्वीरें आप देख सकते हैं, छानबीन की जा रही है। हालांकि अभी तक जानकारी पूरी मिल नहीं पाई है इस बैग से रिलेटेड, अंदर क्या कुछ सामान है उसकी भी कोशिश की जा रही है। एनएसडी पहुंच चुकी है, आईईडी होने का अंदर शक है, स्पेशल सेल भी मौके पर पहुंच चुका है। तो एक बार फिर बता दें कि राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के ओल्ड सीमापुरी इलाके में ये संदिग्ध बैग मिला है। पुलिस मौके पर पहुंची, बैग की तलाशी की। पुलिस को दोपहर 2 बजे इलाके में संदिग्ध बैग की सूचना मिली थी। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल
सेल और बम स्क्वाड और एनएसडी मौके पर हैं। स्पेशल सेल के जो अधिकारी हैं उनके मुताबिक ये बैग ओल्ड सीमापुरी के मकान नंबर D49 सुनारो वाली गली में एक घर में मिला। स्पेशल सेल जांच कर रही है, बैग में क्या है ये अभी तक साफ नहीं हो पाया है और पुलिस का कहना है कि बैग की जांच के बाद चीजें साफ हो पाएंगी, लेकिन मामला अभी तक संदिग्ध लग रहा है। और गाजीपुर में भी कुछ समय पहले RDX मिला था, उस मामले की जांच करते हुए स्पेशल सेल की टीम दिल्ली के सीमापुरी इलाके के घर में पहुंची थी और तलाशी के दौरान बैग में वहां पर संदिग्ध बैग मिला है जो सील पैक है और सूत्रों के मुताबिक IED होने की इसमें संभावना जताई जा रही है। वहीं विधानसभा चुनाव से पहले देश के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने पंजाब वासियों के नाम एक वीडियो संदेश जारी किया है। उन्होंने पंजाब के लोगों से सहयोग मांगते हुए कहा कि बीजेपी प्रदेश में बंटवारे की राजनीति कर रही है। बीजेपी ने 7.5 साल गलत कामों के लिए जो किए हैं कभी माफी नहीं मांगी। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के पद की गरिमा होती है, मैं भी 10 साल PM रहा हूं, लेकिन कभी मैंने इस पद की मर्यादा कम होने नहीं दी। पूर्व प्रधानमंत्री ने कहा कि बीजेपी सब कुछ अच्छा दिखा रही है, लेकिन सच कुछ और ही है। बड़ी बड़ी बातें करने से नहीं बल्कि विकास योजनाओं को पूरा करने से होता है। उन्होंने अपील की कि पंजाब की जनता कांग्रेस को वोट दे ताकि प्रदेश को खुशहाल बनाया जा सके। बताते चलें कि पूर्व PM मनमोहन सिंह मोदी सरकार की नीतियों को लेकर अक्सर उन्हें घेरते रहते हैं। क्या कुछ उन्होंने कहा है इस वीडियो संदेश में, आपको सुनवाते हैं। प्यारे पंजाब वासियों, भारत आज एक अहम मोड़ ते खड़ा है। मेरी बड़ी इच्छा सी कि मैं पंजाब, उत्तराखंड, गोवा, उत्तर प्रदेश ਅਤੇ मणिपुर ਦੇ ਭੈਣਾਂ ਤੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕਰਾਂ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ मैं इस वीडियो संदेश राही तुहाडे नाल गल कर रहा हाँ। अज की स्थिति बहुत चिंताजनक है। कोरोना के दौर में केंद्र सरकार दियां कोझियां नीतियां कारण जिथे एक पासे लोग डिग रही आर्थिकता, वधी महंगाई ਅਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹਨ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਦੇ ਹਾਕਮ 7.5 ਸਾਲ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਆਪਣੀ ਗਲਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮੰਨ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਲਈ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਪੰਡਿਤ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ लगे हैं। तो मनमोहन सिंह जिनका कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नेहरू को जिम्मेदार ठहराते हैं, खुद की गलतियां नहीं सुधारते। पंजाब चुनाव से पहले पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का ये संदेश सामने आया है। कांग्रेस को वोट देने की अपील एक तरफ करते नजर आए तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भी उन्होंने कटाक्ष किया। इसी पर ज्यादा चर्चा के लिए कांग्रेस नेता अजय अरोड़ा साहब है हमारे साथ। बहुत बहुत स्वागत आपका अजय जी। और बीजेपी से पक्ष रखने के लिए देवेंद्र प्रमुख जी हैं, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत। देवेंद्र जी, शुरुआत में आप ही से करना चाहूंगी। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह आज अपने एक वीडियो संदेश के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपने पद की गरिमा का एहसास दिलाते नजर आए हैं। कहा कि 10 साल मैं भी PM रहा हूं, लेकिन मैंने अपनी पद की मर्यादा कम होने नहीं दी। नेहा जी, अच्छी बात है। मनमोहन सिंह जी कम से कम बोले तो सही। एक मौनी बाबा का जो उनके ऊपर 10 वर्षों तक लगा हुआ आ रहा था ठप्पा, वो खत्म होने की बात है, अच्छी बात है। हम तो चाहते थे कि वो देश के प्रधानमंत्री रहते, अगर बोलते तो शायद आज ऐसी नौबत नहीं आती जो आ रही है। जब उन्हें बोलना था, जब उन्होंने मौन धारण कर लिया, जब उन्हें बोलना नहीं था, उन्होंने आक्रामक रूप अपनाया। बेशक माननीय प्रधानमंत्री जी के खिलाफ ही अपनाया, लेकिन अच्छी बात है, बोले तो सही। लेकिन वो कह रहे हैं कि आज की जो स्थिति है बहुत चिंताजनक है। लोगों को सिर्फ भ्रमित करने का काम किया जा रहा है। नीतियों का जिक्र करते नजर आए कि कोरोना काल में महंगाई बढ़ी, बेरोजगारी बढ़ी, लोग कितने परेशान हैं। गलत नीतियां मानकर सुधारने की जगह देश के पहले PM नेहरू को जिम्मेदार ठहराते हैं प्रधानमंत्री, ये तक उन्होंने कहा।
जब कोरोना नहीं था, जब का बात उठाकर देख लीजिए, ये दिल्ली सरकार थी, जब दिल्ली में ही बैठकर आसपास बजे जो विकसित राजधानी थी 300 रुपए किलो प्याज बिचा था, जब कोई कोरोना काल महामारी नहीं थी। जब भी कांग्रेस की नीतियों की वजह थी 100 से ज्यादा पेट्रोल जब बेच दिया, जब कोई महामारी नहीं थी। आज वैश्विक महामारी है पूरी। देवेंद्र जी अभी महंगाई नहीं है, अभी महंगाई क्या नहीं है, महंगाई इस वक्त अपने चरम पर है। आम इंसान के क्या हाल है वो किसी से छुपा नहीं है सर। नहीं, आम इंसान के साथ साथ ये दैहिक नहीं दैविक आपदा पूरी दुनिया लड़ रही है। नेहा जी, कोई हम ही नहीं लड़ रहे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने और भारत की सरकार ने जिस तरह से इस वैश्विक महामारी में लड़ाई लड़ी है, शायद मनमोहन उस समय बोलते जब राहुल गांधी ने ये कहा था कि ये वैक्सीन नकली है, इसे लगवाने से दिक्कत होगी, इसे नहीं लगवाना चाहिए, और 6 करोड़ वैक्सीन उन्होंने खराब कराने का काम किया। ठीक है, आपके सवालों का जवाब देने के लिए अरोड़ा साहब है हमारे साथ, उनसे हम जवाब ले लेते हैं। ठीक है, अजय अरोड़ा जी जवाब दीजिए। नेहा जी, सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी के साथी को ये भी नहीं पता, इन्होंने दिल्ली की सरकार की बात की कि दिल्ली की सरकार चलेगी। जब प्याज महंगा होगा भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, एक बात। दूसरी बात, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने बात बड़ी अच्छी। ठीक है देवेंद्र जी मैं आऊंगी आपके पास। देवेंद्र जी मैं आऊंगी आपके पास। आप प्याज मैं बता देना चाहता हूँ, शीला दीक्षित के समय में बिकी थी प्याज। देवेंद्र जी ये गरिमा भारतीय जनता पार्टी की, मैं इनके मध्य बिल्कुल नहीं बोला। ठीक है देवेंद्र जी आप अपनी टर्न पर बोलिए, एक बार आप उनकी बात सुनिए, उसके बाद मैं वापस आपके पास आऊंगी, तब आप अपना पक्ष रखिए। जहाँ तक पूर्व प्रधानमंत्री जी ने बात की, बड़ी सुलझी हुई बात थी कि जिस प्रकार से प्रधानमंत्री बातें करते हैं, जिस प्रकार से स्पीच देते हैं, जिस प्रकार से पंजाब के लिए सुरक्षा को लेकर बोला, ये शोभा नहीं देता एक प्रधानमंत्री को, जिनके शब्दों का वो प्रयोग करते हैं। और जहां तक कोरोना काल की बात की, इन्होंने कोरोना में जो हाल हुआ भारत का, इन्होंने पहले ऑक्सीजन निर्यात की, रेमडेसिविर निर्यात किया, सारी दवाइयां निर्यात की। अगर निर्यात नहीं करते तो हम मौतों का जो आंकड़ा था रोक सकते थे। हमने अपने खोया नेहा जी, आपने भी अपने खोए होंगे। हिंदुस्तान के अंदर कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसने अपनों को ना खोया हो। बिल्कुल हमने गंगा किनारे बैठे लाशें देखी है नेहा, गंगा किनारे। बिल्कुल शमशान में जगह नहीं थी, कब्रिस्तान। अरोड़ा साहब इस बात से बिल्कुल इंकार नहीं किया जा सकता। पहली और दूसरी जी आप एंकर हैं, इतनी बड़ी एंकर हैं, आपको भी फोन आते होंगे आपके रिश्तेदारों को जब कोरोना हुआ कि नेहा बेटा मुझे हॉस्पिटल में जगह दिलवा दो, मुझे रेमडेसिविर दिलवा दो, मुझे ऑक्सीजन दिलवा दो। हाहाकार मचा हुआ था, लाशों के ढेर थे, लाशों के ढेर। बिल्कुल अरोड़ा साहब, इस बात से इनकार किया नहीं जा सकता। जो हालात थे उससे कोई भी इत्तेफाक रखेगा, क्योंकि बिल्कुल आपने सही कहा, हर किसी ने उस भयंकर इस महामारी का वो दंश झेला है जिसे शायद हम कभी भुला नहीं पाएंगे। लेकिन इस सवाल ये भी सवाल उठता है कि आज अगर देशवासियों को वैक्सीन लेने के लिए बार बार कहा जा रहा है और हर सरकार इसमें हामी भी भर रही है, चाहे वो राज्य सरकार हो, लेकिन उस समय कई राज्य सरकारों की तरफ से भी और विपक्ष की तरफ से भी वैक्सीनेशन को लेकर सवाल उठाए गए थे, इससे भी इंकार नहीं किया जा सकता। नहीं, बिल्कुल नहीं है, मैं आपकी बात से इत्तेफाक रखता हूँ। जिस दिन लोगों ने बोला और सबने वैक्सीन लगवाई, क्योंकि वैक्सीन भारत के वैज्ञानिकों ने बनाई, ना कि भारतीय जनता पार्टी ने बनाई। हम देश के तो सर जब सवाल उठाया जा रहा था वैक्सीन को लेकर, तब ये चीज तब मालूम नहीं थी। और जो नर्सेज डॉक्टर सबने सेवा की, उनको हम प्रणाम करते हैं, उनको हम सलाम करते हैं, ठोकते हैं। और हम भाग्यशाली हैं भारत देश में, जो हमारे साइंटिस्ट है, वैज्ञानिक है, जिन्होंने एक दवाई बनाई, उनको नमन। और हमारी जो दवाई है पूरे विश्व में ख्याति प्राप्त है, इसके लिए साधुवाद देता हूँ। इसमें ठीक है, सरकार अपना शेयर ले सकती है, क्योंकि भारत के प्रधानमंत्री, हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी बोले मेरी वैक्सीन है, या वैक्सीनेशन जब आपकी में हुई तो जो आपको सर्टिफिकेट मिला मोदी जी की फोटो है, वो मार्केटिंग है। वो मार्केटिंग किसी वैज्ञानिक की फोटो होती, किसी डॉक्टर की फोटो होती, किसी राज्य सरकार की फोटो, अच्छा लगता। जब आप नया लगवा के आई थी वैक्सीन तो फोटो बड़ी बड़ी ऐड। तो अगर हमारी नीयत ठीक है तो एडवर्टाइजमेंट की जरूरत नहीं है। एडवर्टाइजमेंट तो आवाम करती है, आवाम करती है। देवेंद्र जी एडवर्टाइजमेंट का जरिया बता रहे हैं अजय अरोड़ा जी, ये पूरा जो आप लोगों ने कैंपेन चलाया लोगों के लिए वैक्सीनेशन के लिए, उसे कहीं ना कहीं एडवर्टाइजमेंट से जोड़कर बता रहे हैं अरोड़ा साहब।
मुझे अच्छा लगा अरोड़ा जी की बात का। मैं स्वागत करता हूं कि पहली बार किसी प्रवक्ता ने, कांग्रेस के ने बड़ा दिल करते हुए कहा है कि भारत के वैज्ञानिकों ने एक इतिहास बनाया है, भारत ने एक इतिहास बनाया है और भारत की सरकार दुनिया में भारत के नाम से जानी जाती है और प्रधानमंत्री भारत के हैं, ना कि किसी पार्टी व्यक्ति विशेष के। वो प्रधानमंत्री भी भारत के ही थे जिनके साथ अमेरिका जैसी कंट्रियां बदतमीजी करती थी, कपड़े तक चेक करते थे। आज के प्रधानमंत्री भी भारत के प्रधानमंत्री है जिनके लिए अमेरिका का राष्ट्रपति कहता कि भारत से मेरा दोस्त आया। ये भारत का गौरव है, ये भारत गौरवान्वित होने वाली बात है, ना कि किसी पार्टी के लिए। और दूसरी, वैक्सीनेशन को आपने अच्छा माना, लेकिन आपके पार्टी के बड़े नेता राहुल गांधी जी ये कहते कहते थके नहीं कि ये वैक्सीन ना लगानी है, वैक्सीन कूड़े पे डलनी चाहिए, ये वैक्सीन लगने से नुकसान होगा, नपुंसकता आएगी। इस तरीके के बयान की वजह से 6 करोड़ वैक्सीन जो मुझे बयान बता दीजिए, कब बयान दिया? काल में दे सकते हैं क्या? ये गारंटी ले सकते हैं इसकी? देवेंद्र भाई साहब कब बयान दिया? राहुल गांधी ने कब बोला? ये निकल कर नेहा जी, देवेंद्र जी जवाब दीजिए। आप बोले थे रामायण, हम बोले महाभारत। अरे आप जो है जो बोलते हैं देवेंद्र जी सत्य ना बोले कृपया करके। आप चैनल पे सत्य बोल रहे हैं, अच्छा नहीं, शोभा नहीं देता। देवेंद्र जी नेहरू नहीं बोलते, नेहरू जी बोलते हैं, पंडित जवाहरलाल नेहरू बोलते हैं, इज्जत करते हैं प्रधानमंत्री की। हमने कभी ढोंगी बाबा मोदी जी को कभी दाढ़ी वाला नहीं बोला, हमने मोदी जी को दाढ़ी वाला ढोंगी नहीं बोला कभी, हमने मोदी जी की बुराई नहीं की, हमने प्रधानमंत्री को भी ढोंगी नहीं बोला, हमने कभी दाढ़ी वाले बाबा नहीं बोले, हमने कभी दाढ़ी वाले बाबा नहीं बोले प्रधानमंत्री जी को। हमने मोदी जी को हमेशा सम्मान दिया, हमने मोदी जी को मोदी बोला, दाढ़ी वाले बाबा नहीं बोले, हमने जुमलेबाज नहीं बोला। अरोड़ा साहब आती है तो आप उछलना शुरू करते हो। मेरी बात पूरी होने दीजिए। मुझे हंसी आ रही है, आपके व्यक्तित्व पे हंसी आई। ठीक है अरोड़ा साहब, मैं आऊंगी आपके पास, मैं आपके पास आऊंगी कि कौन सी ऐसी जगह है जहाँ इंदिरा गांधी और नेहरू के फोटो नहीं लग रहे। अरे खानदान के खानदान ने तुम्हारी पार्टी को घर का बना दिया। देवेंद्र जी आप अपनी भाषा की मर्यादा ना भूलें। देवेंद्र जी भाषा की मर्यादा आप बिल्कुल ना भूलें। मोदी से पैदा भी नहीं होंगे जब हमने देश आजाद किया, मोदी से पैदा भी नहीं हुए होंगे जब हमने देश आजाद किया। आप पूर्व प्रधानमंत्री की बेटी को शर्म आनी चाहिए। देश के लिए इंदिरा गांधी, ठीक है राजीव गांधी देश के लिए ठीक है देवेंद्र जी एक छोटा सा रिएक्शन। अजय जी मैं आऊंगी आपके पास, अब अपनी बारी में बोलिएगा। अजय जी मैं आऊंगी आपके पास। देवेंद्र जी जल्दी से एक छोटा सा रिएक्शन जो है आपका, ये सोच जो है। देवेंद्र जी एक छोटा सा रिएक्शन इस बात पर कि बड़ी बड़ी बातें करना आसान होता है लेकिन उनको अमली जामा पहनाना मुश्किल होता है। देवेंद्र जी इस बात से कितना इत्तेफाक रखते हैं? देवेंद्र जी कैसे बौखलाहट मान लें? जो विपक्ष लगातार कह रहा है ये वही बौखलाहट है, आप सुन नहीं रहे हैं, आप जवाब नहीं दे रहे हैं। देवेंद्र जी, अरे अजय जी देखिए उत्तर प्रदेश में कैसे आपकी नेता तड़प रही है, उसे एक सीट मिलने की उम्मीद नहीं है। अरे कम से कम उत्तर प्रदेश की बात कह के आप खुद ही शर्मिंदा होगे। लोगों की सोच की वजह से आप लोगों को देवेंद्र जी अपने विपक्षियों को गोलियां चलवाते हो, अपने विपक्षियों को मारने का प्रयास करते हो, अपने गुंडे भेज को मारने के लिए रहेगी आपकी पार्टी। और आप जैसे लोग बस कुछ एक बच्चे हैं जो उनकी बात रखने की कोशिश कर रहे हैं। पार्टी नहीं, सोनिया गांधी का परिवार है, इसे बचाइए। आप एक विश्व के बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपना पक्ष रखने के लिए। इस परिवार ने देश को कितने प्रधानमंत्री दिए? बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। समय का अभाव है हमारे पास। प्रधानमंत्री भारत को सीता है प्रधानमंत्रियों ने। तो अजय अरोड़ा साहब और देवेंद्र प्रमुख जी हमारे साथ थे। हालांकि दोनों ने अपना और अपनी पार्टी का पक्ष रखने की कोशिश की, लेकिन जिस तरह से मनमोहन सिंह ने आज एक वीडियो संदेश के जरिए सरकार पर भी वार किया और कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपने पद की गरिमा का एहसास दिलाते नजर आए और कहा कि बड़ी बड़ी बातें करना आसान होता है लेकिन उन्हें अमली जामा पहनाना मुश्किल है।
पंजाब के अबोहर में एक चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस पर जमकर हमला किया। उन्होंने भैया वाले बयान पर पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी और प्रियंका गांधी पर निशाना साधा। पीएम मोदी ने कहा कि कांग्रेस हमेशा से एक क्षेत्र के लोगों को दूसरे से लड़ाती आई है। यहां कांग्रेस के मुख्यमंत्री ने जो बयान दिया, जिस पर दिल्ली का परिवार उनके साथ खड़े होकर तालियां बजा रहा था, वो पूरे देश ने देखा। अपने इन बयानों से ये लोग किसका अपमान कर रहे हैं। प्रधानमंत्री ने आगे कहा कि यहां का कोई ऐसा गांव नहीं होगा जहां हमारे उत्तर प्रदेश या फिर बिहार के भाई बहन मेहनत ना करते हो। पीएम आगे कहते हैं कि कल ही हमने संत रविदास जी की जयंती मनाई। वो कहां पैदा हुए? उत्तर प्रदेश में, बनारस में। क्या आप संत रविदास जी को भी पंजाब से निकाल दोगे? गुरु गोविंद सिंह जी का जिक्र किया कि आखिर उनका जन्म कहां हुआ था? पटना साहिब, बिहार में। क्या आप गुरु गोविंद जी को भी पंजाब से निकाल दोगे? आगे उन्होंने क्या कुछ कहा, आपको सुनवाते हैं। भाइयों और बहनों, इतिहास गवाह है, कांग्रेस ने किसानों को हमेशा धोखा दिया है। स्वामीनाथन कमीशन की सिफारिशों को लागू करने की मांग सालों से देश में थी। ये फाइल पर बैठ गए थे, लेकिन कांग्रेस सरकारें झूठ पर झूठी बोलती रही। केंद्र में हमारी सरकार बनी तो हमने उन सिफारिशों को लागू करने का काम करके दिखाया। भाइयों बहनों, ये हमारा किसानों के प्रति हमारी भारतीय जनता पार्टी का लगाव है। हमने, आप देखिए पुराने रिकॉर्ड, और मैं चुनौती देता हूं किसी भी दल को, हमारे समय में अनाज की रिकॉर्ड खरीदी की और किसानों के बैंक खातों में सीधे पैसा भेजा है हमने, उसके खाते में सीधा पैसा आता है। भाई और बहनों, पंजाब के किसानों को आज नई सोच और नए विजन वाली सरकार चाहिए। आज किसान को बेहतर फसल, कम लागत और बेहतर कीमत की जरूरत है। इसके लिए हमारी सरकार बीज से बाजार तक नई व्यवस्था बना रही है। करने का हमने काम किया है। साथियों, उजाला स्कीम के तहत हमने बिजली बिल कम हो, हमेशा हमेशा के लिए बिजली का खर्चा कम हो, आपकी जेब से ज्यादा पैसे न जाएं, एक स्थायी व्यवस्था बनाई और टेक्नोलॉजिकल सॉल्यूशन निकाला। इसके तहत एलईडी बल्ब हमने पंजाब में वितरित किए। इस वजह से गरीबों के बिजली के बिल में 900 करोड़ रुपए से भी अधिक बिजली का बिल बचा है। अगर मध्यम वर्ग के घर में 4 लट्टू वाले हैं तो उसका 1500, 2000 रुपया बच जाता है बिजली का। भाइयों, ये लोग आज जो वादे कर रहे हैं वो एक प्रकार से आपके घर में रोशनी लाने का वादा नहीं है, आपके जेब के पैसे बचाने का वादा नहीं है। ये ऐसा रास्ता है जो पूरे पंजाब को कुछ ही वर्षों में अंधकार में डुबो देगा। बिजली के कारखाने चलाने की ताकत नहीं होगी, पूरा पंजाब अंधेरे में फंस जाएगा। ये रास्ता इन्होंने चुना है। आप मुझे बताइए, क्या पंजाब में अंधेरा आने देना है? अंधेरा आने देना है? अंधेरा आने देना है तो इन लोगों को दिल्ली में ही रोक लो भैया, आने मत दो यहां। भाइयों, हर सुख दुख में हम पंजाब के लोगों के साथ डटकर खड़े रहे हैं। साथियों, कांग्रेस हमेशा से एक क्षेत्र के लोगों को दूसरे से लड़ाती रहती है ताकि उनकी गाड़ी चल जाए। ये कांग्रेस के जो मुख्यमंत्री ने जो कल बयान दिया है और जिस पर ये दिल्ली का परिवार है उनका मालिक, वो बगल में खड़े रह करके तालियां बजा रहा था। बताइए,
और ये पूरे देश ने देखा है। अपने इन बयानों से ये लोग किसका अपमान कर रहे हैं? यहां का कोई ऐसा गांव नहीं होगा, कोई ऐसा गांव नहीं होगा जहां हमारे उत्तर प्रदेश के भाई बहन या हमारे के बिहार के भाई बहन यहां पर मेहनत न करते हो, ऐसा कोई गांव नहीं होगा भाइयों। कल ही हमने संत रविदास जी की जयंती मनाई है। संत रविदास जी की जयंती मनाई है। मैं जरा इन नेताओं से पूछना चाहता हूं, आप मुझे बताइए, संत रविदास जी कहां पैदा हुए थे? क्या पंजाब में पैदा हुए थे क्या? संत रविदास जी उत्तर प्रदेश के बनारस में पैदा हुए थे, काशी में पैदा हुए थे। और आप कहते हो उत्तर प्रदेश के भाइयों को घुसने नहीं दोगे, तो क्या आप संत रविदास जी को भी निकाल दोगे? क्या संत रविदास जी के नाम को मिटा दोगे? क्या भाषा बोलते हो तुम लोग? इतना ही नहीं, मैं जरा पूछना चाहता हूं, गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म कहां हुआ था? गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म कहां हुआ था? पटना साहिब में हमारे गुरु महाराज गुरु गोविंद सिंह का जन्म हुआ था। और आप पटना में हुआ, बिहार में हुआ, और तुम कहते हो बिहार के लोगों को घुसने नहीं देंगे। तो क्या तुम गुरु गोविंद सिंह महाराज का अपमान करोगे? और पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने एक चुनावी जनसभा में प्रियंका गांधी को आधी पंजाबन बताया। सीएम चन्नी ने कहा कि प्रियंका गांधी आधी पंजाबन है, पंजाब की बहू है। उन्होंने आगे कहा कि ये जो यूपी, बिहार और दिल्ली के भैया आ गए हैं, इन्हें घुसने मत देना। सीएम चन्नी के इस बयान पर अब सियासत तेज हो गई है। बता दें कि ये जो यूपी, बिहार और दिल्ली के भैया आ गए हैं, इन्हें घुसने मत देना वाले पंजाब के सीएम चरणजीत सिंह चन्नी के बयान पर सियासत गर्मा गई है। विरोधी पार्टी के नेता जहां एक और जमकर चन्नी पर निशाना साध रहे हैं, वहीं अब इस बयान पर चन्नी की सफाई सामने आई है। बता दें कि चन्नी ने कहा कि कल से मेरे बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि जितने भी प्रवासी लोग पंजाब में आए हैं, उन्होंने अपना खून पसीना बहाकर पंजाब को तरक्की की राह दी है। उनसे हमारे नाखून मांस का रिश्ता है। और आपको बता दें, उन्होंने कहा कि आपके नेताओं के संदर्भ में उन्होंने बोला, ना कि प्रवासी लोग जो पंजाब में काम करते हैं वो यहां आते हैं। तो दोनों बयान जो चरणजीत सिंह चन्नी ने दिए आपको सुनवाते हैं। कल से मेरे एक बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा रहा है। प्रवासी जितने पंजाब में लोग आए हैं, आज तक उन्होंने अपना खून पसीना लगाकर पंजाब को विकास के रास्ते पे तोड़ा है और उन्होंने हमेशा विकास के लिए काम किया है। डेवलपमेंट में काम करते हैं, फैक्ट्रियों में काम करते हैं और हमारा उनसे 9 मास का रिश्ता है और प्यार है और दिल से है, इसको कोई निकाल नहीं सकता। लेकिन कुछ मेरे बयान को इन्होंने अपने तरीके से पेश किया है। मैं फिर कहना चाहता हूं कि जो दुर्गेश पाठक, संजय सिंह, केजरीवाल जैसे लोग बाहर से आकर खलल डालते हैं, मैंने उनके बारे में बात की है। लेकिन जो यूपी, बिहार, राजस्थान या जहाँ जहाँ से भी लोग पंजाब में हम आते हैं और पंजाब में काम करते हैं, पंजाब उनका भी उतना ही है जितना हमारा है। इसलिए इसको गलत तरीके से पेश करना सही नहीं है। मैं फिर कह दूं, प्रवासी हमारे प्यारे हैं, हम भी देश में जाकर प्रवासी हैं। बहुत सारे पंजाबी बाकी देश में काम कर रहे हैं, बहुत सारे बाहर से आकर हमारे पंजाब में काम करते हैं। उन्होंने राज मिस्त्री, फैक्ट्रियों में कहाँ कहाँ बहुत अच्छा काम और खेतों में हमारी खेती को उन्होंने कामयाब किया है। सो मैं सभी
भाइयों से निवेदन करता हूं कि तो पंजाब चुनाव में इन दिनों पंजाबी और बाहरी का मुद्दा काफी गरमाया हुआ है। दरअसल पंजाब के सीएम चन्नी ने बिहार और यूपी को बाहरी बताया था। अब इसे लेकर बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने प्रतिक्रिया दी है। क्या कुछ उन्होंने कहा, आपको सुनवाते हैं। कोई मतलब नहीं। अरे बोल रहे हैं आप बिहार की कितनी बड़ी बिहार के लोगों की भूमिका है पंजाब में, ये पता है कि कितने लोग रह रहे हैं और कितनी सेवा किए हैं लोग, ये सब मालूम नहीं। हमको तो आश्चर्य लगता है किस तरह। और पंजाब में विधानसभा चुनाव के लिए 20 फरवरी को वोट डाले जाएंगे। मतदान करीब आते ही राजनीतिक पार्टियों में अपने प्रचार में पूरी ताकत उन्होंने झोंक दी है। और इसी कड़ी में कांग्रेस सांसद राहुल गांधी बसी पठाना पहुंचे, जनता से वोट मांगा। राहुल गांधी ने यहां मंच से भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी पर निशाना साधा। राहुल गांधी ने कहा कि पीएम मोदी के पीछे किसानों की शक्ति क्यों नहीं हो सकती, क्योंकि उन्होंने 3 काले कानून बनवाए। प्रधानमंत्री के पीछे किसानों की शक्ति नहीं है। अगर पीएम मोदी के पीछे किसानों की शक्ति नहीं है तो कौन सी छुपी हुई शक्ति है उनके पीछे? तो वही शक्ति होगी उनके पीछे जिनका 3 कानूनों का जिनका फायदा उन्हें मिल पाएगा, वो शक्ति होगी। कांग्रेस नेता ने कहा कि दिल्ली में कोरोना से हजारों लोग मरे, मोहल्ला क्लिनिक का क्या हुआ? अगर मोहल्ला क्लिनिक और स्वास्थ्य पर आपने दिल्ली में काम किया होता तो यूथ कांग्रेस के लड़के ऑक्सीजन और वेंटिलेटर क्यों पहुंचा रहे थे? क्या कुछ उन्होंने कहा, आपको सुनवाते हैं। और किसी देश के नेता ने लाइट, मोबाइल फोन की लाइट नहीं दिखवाई। यहां केजरीवाल जी आके कहते हैं हमारी मोहल्ला क्लिनिक है। सबसे पहले मोहल्ला क्लिनिक शीला जी ने बनाई थी। और दूसरी बात, कोविड के समय आपकी मोहल्ला क्लिनिक कहां गायब हो गई? अगर आपकी मोहल्ला क्लिनिक काम करती तो जो हजारों लोग दिल्ली में मरे वो नहीं मरते। अस्पताल के सामने गाड़ी में बैठे, जमीन पे लेटे दिल्ली में लोग मरे हैं। ऑक्सीजन नहीं मिला, अस्पताल में पलंग नहीं मिला, वेंटिलेटर नहीं मिला, हजारों लोग मरे। टीवी पे आपने देखा होगा, कोई गाड़ी में बिना ऑक्सीजन लिए सांस ले रहा है, अंतिम सांस ले रहा है। तो क्या हुआ मोहल्ला क्लिनिक्स का? दिल्ली में आप जानते हो ऑक्सीजन सिलेंडर किसने पहुंचाए? ये देखो बोले, ये यहां कहते हैं कि मोहल्ला क्लिनिक खोली हमने, स्वास्थ्य का काम किया। अगर आपने स्वास्थ्य का काम किया तो फिर यूथ कांग्रेस ऑक्सीजन के सिलेंडर क्यों पहुंचा रही थी? मीडिया में क्यों आ रहा था कि दिल्ली सरकार ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं पहुंचा रही है, मगर यूथ कांग्रेस के लड़के सिलेंडर पहुंचा रहे हैं? तो क्या नरेंद्र मोदी के पीछे किसानों की शक्ति हो सकती है? क्यों नहीं? क्यों नहीं हो सकती? ये देखो, क्योंकि नरेंद्र मोदी ने 3 काले कानून बनाए। वो कुछ भी कह लें, 1 साल के लिए हिंदुस्तान के किसान सड़क पे थे। कोरोना के समय ठंड में किसान बाहर खड़े थे। नरेंद्र मोदी के पीछे हिंदुस्तान के किसानों की शक्ति नहीं है, क्योंकि अगर होती तो किसान बाहर नहीं खड़ा। तो फिर आप पूछिए, अगर नरेंद्र मोदी के पीछे किसानों की शक्ति नहीं है, अगर नरेंद्र मोदी के पीछे किसानों की शक्ति नहीं है, तो कौन सी शक्ति उसके पीछे है? कौन सी छुपी हुई शक्ति नरेंद्र मोदी जी के पीछे नरेंद्र मोदी को मदद कर रही है? ये देखिए, जवाब मिला 2 मिनट में। अगर किसान नहीं है उनके पीछे, तो वही होंगे जिनको 3 काले कानूनों का फायदा मिलेगा। वही हो सकता है और कोई हो ही नहीं सकता। तो देखिए, किसको मिल रहा है फायदा 3 कानूनों का? किसानों को नहीं मिल रहा, छोटे व्यापारियों को नहीं मिल रहा, दुकानदारों को नहीं मिल रहा, हिंदुस्तान के 2-3 सबसे बड़े अरबपतियों को मिल रहा है। तो सीधी सी बात है, किसान की शक्ति नरेंद्र मोदी के पीछे नहीं, अरबपतियों की शक्ति उनके पीछे।
छुपी हुई। अब चल समाजवादी पार्टी के संरक्षक मुलायम सिंह यादव लंबे समय बाद सार्वजनिक सभा को संबोधित करते नजर आए। उन्होंने गुरुवार को मैनपुरी के करहल में सपा के कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित किया। मुलायम सिंह यादव ने यहां से पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव के लिए प्रचार किया। मुलायम सिंह यादव ने कहा कि किसान, नौजवान और व्यापारी ही इस देश को मजबूत करेंगे। मुलायम सिंह यादव ने यह भी कहा कि देश के युवा बेरोजगार हैं, उन्हें नौकरी मिलनी चाहिए। योगी सरकार ये नहीं कर पा रही। मैं विश्वास दिलाता हूं कि राज्य में सपा सरकार बनेगी तो युवाओं को नौकरी का इंतजाम हम करके देंगे। मुलायम सिंह यादव ने आगे क्या कुछ कहा, आपको सुनवाते हैं। समाजवादी पार्टी की नीतियां हैं, जो हमारे किसान हैं तो किसान को प्राथमिकता दी जाए, खाद बीज का इंतजाम किया जाए और उनको सिंचाई का साधन उपलब्ध कराया जाए, जिससे पैदावार बढ़े। पैदावार बढ़ेगी तो किसान की हालत सुधरेगी। और दूसरी है, हमारे नौजवान हैं, हमारे नौजवान इतने पढ़े लिखे हैं, आज बेरोजगारी है। नौजवान को रोजगार और नौकरी का इंतजाम होना चाहिए। ये कोई सरकार नहीं कर रही है, लेकिन आज मैं विश्वास दिलाता हूँ समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी तो नौजवानों को रोजगार और नौकरी का इंतजाम किया जाएगा। और उसी का परिणाम है तो देखो कितनी दूर पे भीड़ है, चारों तरफ देखो, चारों तरफ लोगों की भीड़ है। क्यों भीड़ है? उन्हें उम्मीद है, वो कहते हैं, वो सोचते होंगे देखिए मुलायम सिंह क्या कहेंगे, मुलायम सिंह जनता के लिए क्या करेंगे, नौजवानों के लिए क्या करेंगे, किसानों के लिए क्या करेंगे, व्यापारियों के लिए क्या करेंगे। तो हम तो समाजवादी पार्टी स्पष्ट नीति है, किसान, नौजवान और व्यापारी ये तीनों मिलकर देश को मजबूत करेंगे। यही मेरी अपील है। और इसी के साथ हम सभी साथियों से कहना चाहते हैं, आज बड़ी भीड़ आई है, मामूली बात नहीं है। इतनी भीड़ कभी होती नहीं थी सभाओं में, आज लाखों लोग हैं, इसलिए हैं बड़ी उम्मीद के साथ आए हैं। तो मैं विश्वास दिलाता हूँ समाजवादी पार्टी आपकी उम्मीदों को पूरा करेंगे और आपकी संपन्नता, किसानों की पैदावार, किसान, नौजवान और व्यापारियों को तीनों मिलकर के देश का विकास करेगी समाजवादी पार्टी। और यही मैं आपसे चाहता हूँ। मुझे खुशी है कि जो इतनी भीड़ आई है तो मेरी जिम्मेदारी बढ़ गई है। इतनी भीड़ बड़ी उम्मीद के साथ आई, तो आपकी जो उम्मीद है, जो आपकी इच्छा है, जो समस्या है, समस्या को समाधान के और आपकी उम्मीदों को समाजवादी पूरा करेंगे। और मैं विश्वास दिलाता हूँ कि मैं कर्तव्य मीटिंग बुलाएंगे पार्टी के लोग और कहेंगे कि घोर में इतनी बड़ी विशाल सभा, लाखों लोग आए, उम्मीद के साथ आए समाजवादी पार्टी में, तो उनकी उम्मीदों को पूरा करेंगे। वहीं करहल से प्रत्याशी समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने अप्रत्यक्ष तौर पर गृह मंत्री अमित शाह की रैली का जिक्र करते हुए कहा कि मैं जब आपके कार्यक्रम में आया हूं तो मुझे एक और कार्यक्रम दिखाई दिया। न सिर्फ वहां मैदान खाली था, कुर्सियां खाली थी और जैसे ही पता चला कि नेताजी यहां आने वाले हैं, वो अपना हेलीकॉप्टर लेकर उड़ रहे थे। सपा नेता ने कहा कि इस बार ये उत्साह, ये जोश बता रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के बूथ पर भूत नाचेंगे। उन्हें मतदाता नहीं मिलेंगे, वोट डालने वाले नहीं मिलेंगे और हमें तो ये लगता है कि करहल के बूथों पर उन्हें मक्खी मारने वाला तक नहीं मिलेगा। अखिलेश यादव ने कहा कि इस चुनाव में उनके साथ कोई वर्ग नहीं है, क्योंकि बीजेपी से बड़ा झूठ कोई नहीं बोलता। उन्होंने करहल की जनसभा में कहा कि इनका नाम भारतीय झगड़ा पार्टी होना चाहिए। और क्या कुछ कहा उन्होंने, आपको सुनवाते हैं। मैं जब आपके कार्यक्रम में आया हूं, उससे पहले मुझे एक कार्यक्रम और दिखाई दिया है और ये जमाना ऐसा है कि कोई सच्चाई छिपा नहीं सकता। न केवल वहां मैदान खाली था, कुर्सी खाली थी और जैसे ही पता लगा कि नेताजी यहां आने वाले हैं, वो अपना हेलीकॉप्टर लेकर के उड़ गए। ये जोश और उत्साह बता रहा है
कि इस बार भारतीय जनता पार्टी के बूथों पर इस बार ये जो उत्साह और जोश बता रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के बूथ पर भूत नाचेंगे, उन्हें मतदाता नहीं मिलेंगे, वोट डालने वाले नहीं मिलेंगे। और हमें तो ये लगता है करहेल के बूथों पे मक्खी मारने वाला भी नहीं मिलेगा कोई। मैं आपसे कह रहा हूं, जीत आपकी हो चुकी है, लेकिन आपको बहुत सावधान रहना है। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग कोई भी साजिश कर सकते हैं, ये षड्यंत्र कर सकते हैं, और चुनाव में उनके साथ न किसान है, न नौजवान है, न माताएं हैं, न बहनें हैं, न कोई वर्ग नहीं है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी से बड़ा झूठ कोई पार्टी नहीं बोलती। बताओ, भारतीय जनता पार्टी झूठ बोलती है कि नहीं बोलती है? बताओ, भारतीय जनता पार्टी झांसा देती है कि नहीं देती है? भारतीय जनता पार्टी झगड़ा लगाती है कि नहीं लगाती है? इसलिए भारतीय जनता पार्टी को अपना नाम बदलने से लेना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी नहीं, इनको भारतीय झगड़ा पार्टी नाम रख लेना चाहिए, क्योंकि जनता उनका और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी आज यूपी के करहल, शिकोहाबाद, लखीमपुर खीरी में जनसभाएं करने पहुंचे थे। इस दौरान वो सपा पर भी हमलावर होते नजर आए। अमित शाह ने कहा कि सपा ने हमेशा गुंडा और माफिया को बढ़ावा दिया है, आज तो इनके सभी गुंडे जेल में बंद हैं। सपा सरकार में इतना आतंक होता था, अगर ऐसे में सपा को हराना है तो करहल में कमल खिला दो, क्योंकि करहल में अगर कमल खिला तो मानो पूरी यूपी में सपा का सुपड़ा साफ हो गया। वहीं लखीमपुर खीरी में अखिलेश यादव पर तंज कसते हुए कहा कि कोरोना वैक्सीन पर अखिलेश यादव कहते थे कि ये टीका मत लगाना, ये नरेंद्र मोदी का टीका है। अखिलेश यादव ने भी 1 महीने में टीका लगवाया। प्रधानमंत्री ने देश के लोगों को टीका लगवाकर भारत की जनता के आसपास सुरक्षा का सुदर्शन चक्र घुमाने का काम किया है। क्या कुछ उन्होंने कहा, आपको सुनवाते हैं। मोदी जी जो है ना, चाय बेचने वाले का बेटा है, चाय बेचने वाले का बेटा है, गरीब के घर में जन्मा, गरीब के दर्द को जानता है। वो प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत योजना लेकर आए और देश के 80 करोड़ गरीबों को उनके परिवार में 5 लाख तक का स्वास्थ्य का पूरा खर्चा आज मोदी सरकार, ये भारतीय जनता पार्टी ही कर सकती। ये सपा अपने आप को गरीबों की पार्टी कहती है, मगर सपा का जो एसपी है ना, इसका 2 ही अर्थ है। एक एस का अर्थ है संपत्ति इकट्ठा करो, और दूसरे एस का अर्थ है परिवारवाद चलाओ। मित्रों, सपा में जब सरकार थी तब एक ही परिवार से, अखिलेश जी के परिवार से 45 लोग अलग अलग पद पर थे। कितने लोग थे भाई? तो जाति की भी बात करते हैं ना, वो गलत है। जाति का भी नहीं सोचते, तो परिवार का ही सोचते हैं, अपने ही चट्टो बट्टों का भला करते हैं, न जाति का करते हैं, न समाज का करते हैं, न किसी और पिछड़ों का करते हैं। मोदी जी ने सबका साथ, सबका विकास का नारा दिया। और यूपी विधानसभा चुनाव में मतदान के तीसरे चरण से पहले कानपुर बुंदेलखंड परिक्षेत्र में स्टार प्रचारकों ने पूरी ताकत झोंक दी है और इसी कड़ी में औरैया और कानपुर देहात के बाद बुधवार की दोपहर के बाद जनसभा करने पहुंचे सपा प्रमुख अखिलेश यादव को मंच पर अचानक गुस्सा आ गया और वो माइक पर पुलिस ए पुलिस ए पुलिस कहने लगे और उनकी ऐसी आवाज सुनकर एक पल के लिए पूरे पंडाल में सन्नाटा छा गया। सपा नेता भी सकते में आ गए। कन्नौज के तिरवा विधानसभा क्षेत्र में मां अन्नपूर्णा देवी मंदिर परिसर में आयोजित जनसभा में सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव पहुंचे तो सपा नेताओं ने उनका स्वागत किया और इसके बाद उन्होंने अपना संबोधन शुरू किया। वो अपने भाषण में बीजेपी और प्रदेश सरकार पर हमलावर रहे। पुलिस पुलिस वालों, क्यों कर रहे हो ये तमाशा? तुमसे ज्यादा बदतमीज कुछ नहीं हो सकता। क्यों ऐसा कर रहे हो भाई? ये लगता बीजेपी वाले करवा रहे हैं।
ये बीजेपी वालों ने रेड कार्ड इशू किए थे, याद है कि नहीं याद है? और एक जात के अधिकारी थे, एक जात के अधिकारी थे जिन्होंने अन्याय किया था कि नहीं किया था? वो पुलिस कप्तान जिसने चुनाव हरवाया था, याद है कि नहीं याद है? इसलिए हम आपसे निवेदन करने आए हैं कि इस चुनाव को अपना चुनाव समझना। ये विकास का चुनाव है, खुशहाली का चुनाव है, तरक्की का चुनाव है, लोकतंत्र को बचाने का चुनाव है, संविधान को बचाने का। कांग्रेस महासचिव और यूपी प्रभारी प्रियंका गांधी वाड्रा बीते दिन कानपुर पहुंची, पार्टी प्रत्याशियों के लिए रोड शो किया, डोर टू डोर जनसंपर्क किया। तभी रेल बाजार में एमएमसी छात्रा हत्याकांड की पीड़िता मां उनकी गाड़ी के सामने आ गई। बेटी को न्याय दिलाने और हत्यारों को फांसी की मांग पर लटकाने की उनकी गुहार थी और इस पोस्टर को देखकर उन्होंने गाड़ी रुकवाई, जिसके बाद उन्होंने पीड़ित मां को अपने गले से लगाया और वो फफक फफक कर रोने लगी और इस दौरान करीब 5 मिनट पीड़ित मां प्रियंका के गले लगकर रोती रही। तस्वीरें आपके सामने आप देख सकते हैं कि किस तरह से दिलासा देती भी प्रियंका गांधी उन्हें नजर आ रही हैं। पीड़ित परिवार से प्रियंका गांधी की जब बातचीत हुई तो बताया कि उनकी बेटी एमएससी की छात्रा थी। बीते 29 दिसंबर को उनके सहपाठी सोमनाथ गौतम ने अपने 2 साथी सत्यम मौर्य और राविंद्र के साथ मिलकर बेटी के साथ सामूहिक दुष्कर्म किया और आरोपी थे बेटी की हत्या कर दी, जिसके बाद पीड़ित मां ने मामले की सीबीआई जांच और आरोपियों को फांसी दिलाने की मांग की, जिस पर उन्होंने पीड़ित मां की पूरी बात सुनने के बाद उन्हें अपना मोबाइल नंबर दिया। साथ ही कांग्रेस पार्टी के मुकदमे की पैरवी करने की भी बात कही है। तो जिस तरह से पीड़ित मां अपना दर्द बयां कर रही हैं, इन तस्वीरों में साफ देखा जा सकता है कि प्रियंका गांधी ने उनकी पूरी बात सुनी, उन्हें दिलासा दिया और कहा कि मदद उनकी तरफ से करने की पूरी कोशिश रहेगी। और बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने बांदा में बीजेपी पर बड़ा आरोप लगाया। पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने बीजेपी पर दलितों की सुविधा खत्म करने का आरोप लगाया। क्या कुछ उन्होंने कहा, आपको सुनवाते हैं। जनसभा में इकट्ठा हुए बीएसपी के सभी छोटे बड़े पदाधिकारियों एवं कार्यकर्तागण, आज आप लोग उत्तर प्रदेश में विधानसभा के लिए हो रहे आम चुनाव में कोरोना नियमों का पालन करते हुए अपनी पार्टी के चित्रकूट मंडल के उम्मीदवारों के समर्थन में मुझे सुनने के लिए यहाँ इकट्ठा हुए हैं, तो उसके लिए मैं आप सभी लोगों का हार्दिक दिल से आभार प्रकट करती हूँ। और अब मैं सबसे पहले अपनी पार्टी के संबंध में ये कहना चाहूँगी कि हमारी पार्टी ये चुनाव उत्तर प्रदेश की सभी विधानसभा की सीटों पर अकेले अपने बलबूते पर ही पूरी तैयारी व दमदारी के साथ लड़ रही है। अर्थात यहाँ सन 2007 की तरह ही फिर से अपनी पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने के लिए लड़ रही है, ताकि फिर से यहाँ बीएसपी के शासनकाल वाले आपके अच्छे दिन वापस आ सके। इसके साथ ही हमारी पार्टी ने पूर्व की तरह इस चुनाव में भी बीएसपी से जुड़ने की तादाद को ध्यान में रखकर फिर उसी अनुपात में ही यहाँ सर्व समाज के लोगों को टिकट भी दिए हैं। और अभी चुनाव में आप लोगों को अपना वोट कांग्रेस, बीजेपी, सपा व अन्य विरोधी पार्टियों को न देकर केवल अपनी एकमात्र हितैषी पार्टी बीएसपी को ही देना क्यों जरूरी है, इसे आप लोगों को समझना होगा। हालांकि इस संदर्भ में आप लोगों को ये मालूम है कि आज़ादी के बाद शुरू में काफ़ी लंबे समय तक केंद्र व उत्तर प्रदेश सहित देश के अधिकांश राज्यों में भी कांग्रेस पार्टी की ही
अकेले यहाँ सरकारें रही हैं, किंतु इनकी गलत नीतियों एवं गलत कार्य प्रणाली की वजह से ही अब ये पार्टी केंद्र व काफी राज्यों के साथ साथ और तीसरे चरण के चुनाव को लेकर पंजाब में सभी राजनीतिक दलों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। आप संयोजक और दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल बीते 7 दिनों से पंजाब में डेरा जमाए हुए हैं। आज आप संयोजक केजरीवाल ने भगवंत मान के साथ गुरदासपुर में बड़ा रोड शो निकाला। इस दौरान खुली गाड़ी में दिल्ली के सीएम ने लोगों का अभिवादन स्वीकार किया। लोगों ने उनका हर जगह स्वागत किया। फूल मालाओं के साथ लोग सड़क किनारे उनका स्वागत करते नजर आए। जैसा कि आप तस्वीरों में देख सकते हैं, हर तरफ फूलों की बारिश देखी गई और इस दौरान केजरीवाल ने जनता से पार्टी के लिए मतदान की भी अपील की। देश और दुनिया की अभी तक की तमाम अपडेट्स में फिलहाल बस इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए FM न्यूज के साथ। नमस्कार।